हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। बट अगर हम काइनामेटिक्स के बारे में डील करेंगे तो उससे पहले हम थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स में हम क्या डील करते हैं? मैकेनिक्स में हम डील करते हैं फोर्सेस और उसके इफेक्ट को, कि हमने कौन सी बॉडी पे कौन सा फोर्स लगाया और उसका इफेक्ट क्या आया, ये हम डील करते हैं मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स के ही दो पार्ट होते हैं हमारे, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। ठीक है, तो स्टैटिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो मोशन में आते ही हमारा आ जाता है काइनामेटिक्स। तो मतलब डायनामिक्स की ही ब्रांच है काइनामेटिक्स। जो रेस्ट है, स्टैटिक है, वो हम आपके सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ स्टडी करेंगे डायनामिक्स और डायनामिक्स के अंदर काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स के भी अब क्या होंगे? काइनामेटिक्स क्या होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इट्स कोज। मतलब हम मोशन तो पढ़ेंगे पर उसके कोज को स्टडी नहीं करेंगे। बट जब हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं, वो भी डायनामिक्स का ही पार्ट है, काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में हम क्या करेंगे? मोशन को भी स्टडी करेंगे और उसके फोर्स को भी स्टडी करते हैं। बट ये अभी हम नहीं करेंगे, हमारे सब्जेक्ट जो है उसके रिलेटेड हमारा काइनामेटिक्स ही है। तो हम इस चैप्टर में हम सिर्फ काइनामेटिक्स को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इनकी डेफिनेशंस और इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इन एवरी डे लाइफ वी कम अक्रॉस द एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन यहां से हुई हमारी, कि जिसमें हम किसके साथ डील करते हैं? फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में। तो ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है सारी, जो मैं मार्क कराता रहूंगा साथ के साथ। तो हमारी पहली डेफिनेशन यही है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी एंड इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो है हमारी, वो दो पार्ट में क्लासिफाई होती है, जैसे मैंने अभी बताया, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मतलब जो बॉडी रेस्ट पे होती है, स्टैटिक डील्स विद द बॉडी एट रेस्ट। तो वो जो भी बॉडी रेस्ट पे उसके साथ हम स्टडी करेंगे। और डायनामिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? डायनामिक्स डील्स विद द फोर्सेस मोशन ऑफ बॉडी, फर्दर क्लासिफाइड इनटू काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स। और काइनामेटिक्स ही हमारा चैप्टर है, और काइनेटिक्स के बारे में हम फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो काइनामेटिक्स क्या होता है? इट डील विद द मोशन ऑफ बॉडी विदाउट कंसीडरिंग द कोज ऑफ द मोशन। मोशन का कोज क्या है वो हम स्टडी नहीं करते। मतलब किसी बॉडी में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो मोशन में आ जाती है, चाहे वो लीनियर मोशन में आए या सर्कुलर मोशन में आए, हम मोशन पढ़ेंगे बस उसका, पर ये नहीं बताएंगे कि फोर्स किसने अप्लाई किया है और कैसा फोर्स अप्लाई किया है। वो हम काइनामेटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे, वो हम स्टडी करेंगे काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स क्या है? इट डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी कंसीडरिंग कोज ऑफ देयर मोशन। मतलब उसके कोज को भी स्टडी करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है किसकी? काइनामेटिक्स की। काइनामेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। नेक्स्ट आता है इसमें, जैसे देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अब हम रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो रेस्ट कैसे हम डिफाइन करते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहे, टाइम इंक्रीजिंग है बट वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेस्ट पे है। ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। A clock hanging on the wall, a suitcase in a train, a object said to be in motion if as long as position changes with respect to surroundings। तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन डिस्कस करी। पहली क्या है? रेस्ट की, ठीक है, और सेकंड क्या है? हमारे मोशन की। मोशन में क्या होगा? जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे एग्जांपल, कोई बस मूविंग है, टाइम भी इंक्रीजिंग है और क्या हो गया? उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है।
मान लो एक बस स्टार्ट करती है दिल्ली टू गोवा के लिए, तो यहां से क्या होगा, वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी जिस टाइम पे, उस टाइम पे टाइम भी इंक्रीजिंग है, तो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करने लग रही है, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं मोशन में। अब इस पे हमारा जो नेक्स्ट जैसे एग्जांपल रेस्ट के लिए आता है वो क्या है, एक क्लॉक हैंगिंग ऑन ए वॉल। अगर एक घड़ी जो है वो दीवार पे हैंग है, मतलब हमने उसको उस पे लगा रखा है, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे जहां लगाई है वहीं के वहीं पे, तो वो क्या है, एक स्टेशनरी पोजीशन पे है। जैसे एक सूटकेस इन ए ट्रेन, ट्रेन तो मूविंग है बट जो उसके अंदर सूटकेस रखा हुआ है ट्रेन के अंदर वो क्या है, वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं रेस्ट के एग्जांपल और मोशन के एग्जांपल। एग्जांपल, ए मूविंग ट्रेन, रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब जब एक ट्रेन मूव कर रही हो, या रोटेशन जैसे अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती रहती है, जैसे जिससे हमारे डे और नाइट बनते हैं, तो वो क्या होगा, वो मोशन में के एग्जांपल में आएगा। अब देखो एक और एग्जांपल से इसने समझाया यहाँ पे, कंसिडर टू पर्सन इन ए लिफ्ट, दो आदमी क्या है एक लिफ्ट में, लिफ्ट क्या है, लिफ्ट मूव अपवर्ड, लिफ्ट तो मोशन में है बट जो उसके अंदर दोनों आदमी है वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है, मतलब दोनों किस पे है, रेस्ट पे है ना। लिफ्ट मूविंग है बट दोनों पर्सन अंदर क्या है, स्टेशनरी है। द टू पर्सन आर नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी है। हाँ, अगर कोई तीसरा पर्सन लिफ्ट के बाहर खड़े होकर देख रहा हो तो वो उसको मोशन में लगेंगे, बट द पर्सन आउटसाइड द लिफ्ट, द टू पर्सन आर इन मोशन, हेंस मोशन इज ए रिलेटिव। ठीक है, जो बाहर खड़ा होगा पर्सन, अगर वो लिफ्ट में उन दोनों को आदमियों को देखता है तो वो उसको रेस्ट पे लगेंगे, नहीं तो वो किस में होंगे, आपस में जब वो देख रहे होंगे तो वो रेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट इसमें हमारा आता है स्केलर एंड वेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। स्केलर, जो स्केलर होंगे उसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं, जो क्वांटिटी होंगी उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताएंगे, जबकि हम वेक्टर में मैग्नीट्यूड को भी बताते हैं और डायरेक्शन को भी बताते हैं। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं कि तुम्हें 4 किलोमीटर ट्रेवल करना है, मैं सेकंड कहता हूं तुम्हें 4 किलोमीटर साउथ में ट्रेवल करना है। तो देखो यहां पे मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूं और डायरेक्शन बता रहा हूं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो तुम मैथ्स में करते हो 1 2 3 4 5, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर खाली न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा तो स्केलर होगा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन बताएगा तो वेक्टर में आ जाएगा। तो यहां पे हम यही इनकी डेफिनेशन है। देखो, ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड मीन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट thus is said to be have only magnitude is called scalar। ठीक है, तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और एग्जांपल कैसे हैं, मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। और सेकंड देखो, ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिफाइंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो दोनों किस में आ जाते हैं, स्केलर और वेक्टर्स में आ जाते हैं, आर स्पेसिफाइड एज वेक्टर्स। एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। देखो जब यहाँ पे डायरेक्शन है सारों के साथ, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है, मान लो मैंने किसी कोई जैसे ये है, मैंने इसको पुश किया तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने डायरेक्शन भी फॉरवर्ड थी मेरी और मेरे फोर्स भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, तो मतलब मैंने डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन की है। वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्शन होती है और एक्सेलरेशन के साथ भी। एग्जांपल से समझते हैं इसको। कंसीडर ए पर्सन मूविंग इन द ईस्टर्न डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट पाथ from A to B, at position B he takes left turn and move along a straight and another point C which is due to another end, figure 2.1। ये देखो, ये हमारा एक डिस्टेंस उसने गिवन है
जैसे ये हमारा वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ होता है, तो अगर कोई पर्सन मूव करता है ईस्ट में, फिर वो मूव करता है ऊपर नॉर्थ में, ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना चला है, यहां से ये मैटर करेगा, और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है ये मैटर करती है, ठीक है। बट अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को होल्ड पे रखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। वो क्या बता रहा है कि दो उसने पॉइंट चले, एक ईस्ट में और एक नॉर्थ में। अब देखो दो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो मेरे को टोटल वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए मुझे वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं दोनों डिस्टेंस तो नॉर्मली ऐड करके निकाल सकते हैं, बट जब अलग अलग डायरेक्शन में डिस्टेंस चल रहे हो तो उनके लिए हमें वेक्टर एडिशन निकालना पड़ता है। तो ये वेक्टर एडिशन हमने कौन सा अप्लाई किया है, यहाँ पे हमने पाइथागोरस अप्लाई किया है। पाइथागोरस अप्लाई किया है, देखो पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो यहां से यहां तक बेस और ये इसका परपेंडिकुलर, तो अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो रूट इधर आ जाएगा, और जो हमने क्या मानी है AC है जो हमारी हाइपोटेन्यूज, AC इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो टोटल कितना आ गया 3 3 9 प्लस 16 25, मीन्स ये आ गया हमारा 5, ठीक है। तो 5 किलोमीटर हमने ऐसे कैलकुलेट किया है यहाँ पे इस एग्जांपल में, जो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। अब यही हमने यहाँ कैलकुलेट करके बताया कि भी A से B तक उसने 3 और 4 किलोमीटर चला है, उसके बाद जो बॉडी ट्रेवल कर रही है A to C इज गिवन बाय AB प्लस BC, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला 7 किलोमीटर। बट ये 7 किलोमीटर क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया। बट हम अगर डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम उसको निकालते हैं, जो हमने इस पैराग्राफ में पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। देखिए, द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of the person A to C respectively, the net displacement change in the position, displacement को क्या बोलते हैं, change in the position भी बोलते हैं, person is given by AC, जैसे अभी उस लास्ट वाले डायग्राम में हमने कैलकुलेट की थी। तो the shortest path between two position होते हैं हमारा displacement, और actual path होता है हमारा distance। actual path तो है उसका 7 किलोमीटर, और shortest path कितना था उसका 5 किलोमीटर, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस बोलते हैं। तो वही हमने इसमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया है, और बताया है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अब हम डायरेक्शन के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारा आएगा वेक्टर, और हम डायरेक्ट ऐड करके निकाल रहे हैं वो आएगा हमारा स्केलर। तो ये हमने यहाँ पे देखो ये बता दिया है कि वो वेक्टर है और स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल यूज करते हैं, वो सारा देखते हैं। जैसे एक लाइन सेगमेंट हमें AB गिवन है, AB एक लाइन सेगमेंट है। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कैसे बताएंगे, जितनी लेंथ एरो की होगी, ये इसकी टेल होती है, ये इसका हेड होता है, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। तो हेड और टेल के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो जितना हमारा लेंथ रहेगी उतना ही हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी उसकी। अब यही कह रहा है कि एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ये देख, द एरो हेडेड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और जिधर को ये एरो मेंशन होगी ना, ये हमारी डायरेक्शन बताएगी कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है हमारा। अब उसको एग्जांपल से देखिए, कंसीडर ए मैन वॉकिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम P टू Q, P से और Q के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करता है बिटवीन टू पोजीशन 100 मीटर, ये जो है 100 मीटर है। देन द डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड डायरेक्ट लाइन सेगमेंट PQ इन द फिगर। देखो 100 मीटर की लाइन लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको स्केल कर लेते हैं, मतलब इसको छोटा कर लेते हैं। और वो कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम समझते हैं। ये देखो, अब हमने क्या किया,
मेरे को टोटल P और Q के बीच में 100 मीटर को रिप्रेजेंट करना है। 100 मीटर मेरे लिए एक एरो लगानी इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर 100 मीटर कॉपी पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपनी नोटबुक पे। तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में लगाते हैं और हम कह देते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर। अगर मैं ऐसा लगाता हूं तो इस पे कितने हिस्से बनेंगे टोटल, इस एरो के 1 2 3 4 5, तो ये सारे क्या होंगे 1 सेंटीमीटर, यहां पे आ गया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो टोटल 5 सेंटीमीटर हो गया, टोटल 5 सेंटीमीटर। और हम क्या करते हैं, हमने क्या माना है, हमने कंसीडर किया है 1 सेंटीमीटर को 20 मीटर, तो हम क्या कर देंगे 5 इंटू 20, तो ये कितना आ गया 100 मीटर आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने 100 मीटर को स्मॉल स्केल पे रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि 100 मीटर की लाइन लगानी पॉसिबल नहीं थी, तो हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर की लगा दी और अलग से मेंशन करके हमने लिखा है कि भाई हमने तो है ना 1 सेंटीमीटर को 20 मीटर के इक्वल माना हुआ है। तो ये सारा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है। ये देखिए, द स्केल कंसीडर टू ड्रॉइंग द लाइन सेगमेंट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 मीटर इंस्टेड ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट चूजन टू बी 4 सेंटीमीटर। अगर हम 4 सेंटीमीटर मानते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 20 भी मान सकते हो, बाय चांस में 20 नहीं लेता कोई स्टूडेंट क्या करता है, इस 100 मीटर को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर लेता है, 1 2 3 और 3 4, ठीक है 1 2 3 4 सेगमेंट हो गए। तो वो क्या करेगा, इन 4 सेगमेंट्स में यहां से इसको मान लेता है वो एक सेगमेंट को 25 मीटर के इक्वल, किसको 1 सेंटीमीटर को। तो अगला 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, तो 4 बार आ जाएगा, मीन्स 25 इंटू 4, और ये भी फिर से क्या आ जाएगा 100 मीटर। मतलब आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जितनी ज्यादा लेंथ होगी, अब यहाँ पे हमारी लेंथ जो थी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, वेक्टर की यहाँ पे थोड़ी कम हो गई, क्योंकि हमने स्केल को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दो बेसिक डिफरेंस जो स्केलर और वेक्टर के आते हैं वो लिखे हुए हैं। दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब 1 2 3 4 5, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नीडेड टू डिफाइन ए वेक्टर। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्शन भी बताएंगे और साथ में मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, +5 किलोमीटर साउथ, या ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं -5, जैसे नंबर लाइन के होगा अपने 0, इधर -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये 0 है, इधर हम -2 -3 साथ में डायरेक्शन बता रहे हैं, मतलब ये तो लेफ्ट साइड में जा रही है और ये राइट साइड में जा रही है, मतलब हम इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन दे रहे हैं ना, और जहां भी डायरेक्शन देंगे वहां पे वेक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें स्केलर क्वांटिटी में कोई चीज ऐड करनी है ना सब्ट्रैक्ट करनी है, तो हम उसको अर्थमेटिकल मीन, मतलब नॉर्मली जो मैथ्स में फॉर्मूले यूज करते हैं उसके थ्रू निकाल सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके। द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटी कैन बी डन बाय सिंपल अर्थमेटिक मीन्स। स्पेशल वेक्टर एडिशन रूल आर नीडेड टू बी और सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर, यहाँ पे स्पेशल रूल होते हैं, और वो मेनली हमारे 2 रूल होते हैं, एक तो ट्रायंगुलर लो और एक पैरेललोग्राम लो, और दोनों ही लो हम 11th क्लास में करेंगे। यहाँ सिर्फ उनके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग। तो ये एन एरो, एक स्पेशल नोट है, एन एरो और ए शॉर्ट लाइन ड्रॉन अबव ए क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। मतलब अगर मैं कोई रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं करूंगा ए वेक्टर, अगर बी को वेक्टर में लेके आना है तो बी वेक्टर। ठीक है, मान लो एक लाइन है पी क्यू, तो इसको कैसे लिखोगे, पी क्यू एरो। ठीक है,
तो ये हो गई वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। जिसके ऊपर एरो लगी हो मतलब वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जांपल है इन प्रिंटेड वेक्टर आर बोल्ड फेस एफ ए बी ई एफ, ये सब क्या है, हमारे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो एरो से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, ऊपर एरो लगाई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे वेक्टर्स हो गए। वेक्टर्स हमारा यहाँ पे ये फिनिश हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग और कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू।